हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है रिगार्डिंग हमारी गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी को कम किया है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये न्यूज आर्टिकल है। दूसरा कि ये एक शॉर्ट टर्म मेजर है, इसके इफेक्ट्स क्या होंगे इसके बारे में बात करेंगे। थर्ड, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी इंडिया की क्या होनी चाहिए कि ये जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, चाहे वो लड़ाई हो, चाहे मैं एक स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहा, उसके रिगार्डिंग इंडिया को क्या एक्शंस लेने चाहिए जो कि हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट ना हो अगर फ्यूचर में ऐसी कोई कंडीशन फिर से जनरेट होती है तो। और लास्ट कि वर्ल्ड में जो जो चेंजेस हो रहे हैं इसका डेवलपिंग कंट्रीज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, तो शुरू करते हैं। हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने क्या किया कि एक्साइज ड्यूटी को कट कर दिया पेट्रोल पर, और 13 रुपीज से उसको उन्होंने 3 रुपीज पर ले आया। मीन्स उन्होंने 10 रुपए की उसमें कटौती की। तो एज पर सिनेरियो क्या हो रहा है कि ये एक शॉर्ट टर्म मेजर है। मैं इसको ऐसे देखता हूं कि शॉर्ट टर्म है ये मेजर, लॉन्ग टर्म इसके इफेक्ट्स बहुत डिफरेंट है। गवर्नमेंट ने क्या किया, जो उनके हद में थी, जो उनकी कैपेसिटी में थी, उन्होंने वो मेजर ले लिया। इसके बाद अगर ये वॉर या फिर ये सिचुएशन कंटिन्यू होती है तो इसको कैसे हम टैकल करेंगे, ये गवर्नमेंट फिर ये मान के चलिए कि उन प्राइसेस को कंज्यूमर की पॉकेट पर इफेक्ट डालने देगी, क्योंकि उनके पास भी लिमिटेड सोर्सेज हैं। बात समझ में आई? तो हम एक ही एग्जांपल देख सकते हैं पाकिस्तान का रिसेंटली, कि वहां पर क्या हो रहा है कि उनके जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं वो रुपीज, उनकी करेंसी में ₹300 को क्रॉस कर गए। अब क्या हो गया, वो इकोनॉमी स्टिल हो गई, मतलब कि कंज्यूमर अब पेट्रोल खरीद ही नहीं रहा, क्योंकि ना उनके पास पॉकेट में इतनी सफिशिएंट अमाउंट है, ना ही उनकी इकोनॉमी ये बर्डन एक्सेसिवली और कंज्यूमर पर डाल सकती है। क्योंकि आप ऐसे समझिए कि ये जो सिचुएशन, ये स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन है। बात समझ में आई? तो इंडिया में एक्साइज ड्यूटी अप्लाई हो गई, पहली। दूसरी चीज, एक्सपोर्ट ड्यूटी इंडिया में अप्लाई हुई है। गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो भी एक्सपोर्टिंग कंपनीज थी पेट्रोलियम की, हम सभी जानते हैं पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी भारत में। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने ₹21.5 एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई, किस पर? डीजल पर। दूसरी ₹29.5 एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई फ्यूल या एविएशन फ्यूल उस पर। तो इन दो कंडीशंस की वजह से क्या हो रहा है कि जो भी इंटरनेशनल ऑर्डर की वजह से फ्यूल की डिमांड बढ़ रही थी, उसमें इंडियन कंपनीज कम पार्टिसिपेट करें, डोमेस्टिक को ज्यादा ध्यान दें या ज्यादा फिक्र करें डोमेस्टिक की, और वो जो बाहर तेल जाना है उसका एक्सेसिव पार्ट इंडिया में कंज्यूम हो, जिससे कि ये जो प्राइस राइज हो रहा है या आने वाले वक्त तक ये स्टेबल रहेगा इस सिचुएशन में, या नहीं रहेगा या और बढ़ेगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वो फ्यूल इंडिया में डाइवर्ट होना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट का सबसे स्मार्ट मूव है। ठीक, अब मैं बात कर रहा था स्टैगफ्लेशन की। स्टैगफ्लेशन हमें सबसे पहले जो जो भी डेवलपिंग कंट्रीज उनके अंदर हमें स्टैगफ्लेशन जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी। स्टैगफ्लेशन क्या होता है कि हाई इन्फ्लेशन हो, सबसे पहली चीज, और दूसरा डेवलपमेंट स्लो हो जाए। बात समझ में आई? कि स्टैगफ्लेशन का मतलब है एक तो इन्फ्लेशन हाई हो, चीजें महंगी हो। इन्फ्लेशन आम या आसान भाषा में बोलो तो जो भी प्रोडक्ट हम एक स्पेसिफिक अमाउंट पे खरीद रहे हैं वो अचानक से उसके प्राइसेस में इंक्रीमेंट आ जाए, पहली कंडीशन। दूसरा, उस इकोनॉमी का डेवलपमेंट स्लो हो जाए। बात समझ में आई? तो जितने भी डेवलपिंग वर्ल्ड है, इन प्राइस राइज की सिचुएशन से, फ्यूल के प्राइस राइज की सिचुएशन से, उनकी कंट्रीज में स्टैगफ्लेशन जैसी सिचुएशन देखने को मिलेगी। ठीक, बेस्ट एग्जांपल मैंने अभी दिया पाकिस्तान, वहां पे स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन 110% जनरेट हो गई। और इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है ये अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है ये सिचुएशन। बात समझ में आई? अब बात करते हैं इंडिया को लॉन्ग टर्म मेजर्स कैसे कंट्रोल करने चाहिए। हमारे पास ये जो सिचुएशन हमारे सामने आई, भले ही हमारे पास एक स्पेसिफिक रिजर्व है, ठीक है, बट इतना रिजर्व नहीं है कि साल डेढ़ साल हम उसको यूज कर पाए, पहली चीज। दूसरा, जो भी इंपोर्ट हो रहा है
उसका मेजर पोर्शन क्या होता है कि इंडिया रिफाइन करके उसको एक्सपोर्ट करता है और उससे हम पैसे कमाते हैं जो इंडिया की इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करता है। तो दोनों तरफा से ये सिचुएशन एक स्टिल पर आ गई। एक तो एक्सपोर्ट कम हो गया, दूसरा इंपोर्ट भारी या महंगा हो गया। इस वजह से क्या होगा कि गवर्नमेंट के फंड्स जो बाकी स्कीम्स में डाइवर्ट होते थे वो आने वाले वक्त में इस तरफ डाइवर्ट होंगे। तो हमें फिर से सब्सिडी प्रोग्राम, चाहे वो किसी भी चीज पर सब्सिडी दे रही हो गवर्नमेंट, उसको रिवाइज करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, हमें ऑल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा और बेस्ट ऑल्टरनेट हमें एक कंट्री से देखने को मिलता है, वो है स्पेन। वो ऑल्टरनेट क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी। स्पेन ऐसी कंट्री है जिसमें 95% एक रिन्यूएबल सोर्सेज के द्वारा जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। तो वही सेम हमारी अच्छी खासी एक कोस्ट लाइन है लगभग 7,500 किलोमीटर की, वी कैन यूटिलाइज इट। सोलर पावर हम जनरेट कर रहे हैं, एक्सेसिव लेवल पे चल रहे हैं, बट इसको और बढ़ाना पड़ेगा। विंड टर्बाइन, उसको और बढ़ाना पड़ेगा। अगर ये सारे मेजर्स हम लोग अभी से शुरुआत करते हैं इन चीजों की तरफ, तो अगर फ्यूचर में ऐसी कोई सिचुएशन जनरेट हो गई है ना, अगर फ्यूचर में ऐसी कोई भी सिचुएशन जनरेट होती है तो इंडिया इस प्रेशर को झेल जाएगा। नहीं तो जैसा जो इंपोर्ट करते हैं फ्यूल को, उन कंट्रीज की आज की इकोनॉमी का हाल दयनीय है, चाहे वो कितनी भी डेवलप्ड हो, चाहे वो डेवलपिंग हो, चाहे वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हो। ठीक, मैंने पिछले लेक्चर में बात की थी क्यूबा की। अभी क्या हुआ है, क्यूबा में रशियन ऑयल पहुंच रहा है। तो ये ना एक वर्ल्ड को एक पार्ट में डिवाइड करने का एक मीडियम सा बन गया। हम सभी जानते हैं कि फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सीएनजी, एलपीजी, ये वो फ्यूल हैं जिनके आधार पर देश चलते हैं आज की तारीख में। रिन्यूएबल एनर्जी अगर इंडिया अच्छे लेवल पे हमारे यहाँ है, बट उसको भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। और थर्ड चीज है, हमने जो रिसेंट देखा कि कुकिंग गैस पर प्राइस बढ़े रिसेंटली। कुकिंग गैस पर सबसे पहले भारत में प्राइस बढ़ी, जो भी स्पेसिफिक नंबर बढ़ा 60 रुपए के आसपास। बट इसका अल्टरनेट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। हमें इलेक्ट्रिसिटी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रिसिटी में भी एक इशू है कि उसकी जनरेशन भारत में एक मेजर इशू। दूसरा, वो लॉन्ग टर्म तक चले, अवेलेबिलिटी बनी रहे, दूसरा इशू है। तीसरा, मेंटेनेंस इशू है भारत में। तो हमें ये कुछ मेजर्स पर काम करना पड़ेगा। अगर आने वाले वक्त में ऐसी कोई भी सिचुएशन जनरेट होती है तो हम उससे इजीली बच सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ी सी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट बाकी कंट्रीज की पॉकेट पर पड़ रही है, उसके दो आधार हैं। पहला, कोई भी गल्फ कंट्री की रिफाइनरी है, वहां पर हमला हुआ और वो रिफाइनरी का कुछ पार्ट खराब हो गया, ठीक। अब उस पार्ट को ठीक करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक, उस कंट्री को स्पेसिफिक अमाउंट खर्च करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, वो जो नंबर, वो जो डॉलर्स वो उसके सही करने पर खर्च करेंगे, वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर की पॉकेट पर जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है। फॉर एग्जांपल, इंडिया एक शिप तेल मंगाता है, एक टैंकर तेल मंगा रहा है, तो जो मेंटेनेंस कॉस्ट लगी, जिसके वो पार्ट्स खरीदे गए, उन पैसों को भी कहीं ना कहीं बैरल के कॉस्ट में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। इसका इफेक्ट हमारे देश पर पड़ेगा, पहली बात। दूसरी चीज, अभी तक क्या हो रहा था कि जो भी रिफाइनरी के प्रोडक्ट्स थे, बड़ी बड़ी मशीन्स थी, टरबाइन्स थी, उनको बनाने का काम यूएसए करता था। और वर्ल्ड की जो भी ऐसे समझिए जो भी प्रोड्यूसिंग कंट्री है फ्यूल की, वो यूएसए पर डिपेंडेंट थी रिगार्डिंग द पार्ट्स। अब क्या हुआ, यूएसए इस ब्रैकेट से थोड़ा बाहर हो गया, तो अचानक से वो प्रेशर चाइना और रशिया पर आता है, ठीक। अगर वो, उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, वो धीरे धीरे उस कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, तो वो एक टाइम पीरियड बढ़ाएंगे जितने में वो चीज ठीक हो सकती थी, उससे लगभग दुगना वक्त लगेगा। तो क्या इतना तेल डेवलपिंग कंट्रीज के पास है जो वो सस्टेन कर पाए? ये सवाल। थर्ड, अब चीजें ठीक हो गई, मान लीजिए सब कुछ परफेक्ट हो गया, आने वाले वक्त में इनसिक्योरिटी किस लेवल तक रहने वाली है, ये हमने अभी देखा। जो सबसे ज्यादा सिक्योर्ड कंट्रीज थी, जो अपने आप को ये बोलती थी हमें कोई कभी टच नहीं कर सकता, उनके भी हमने जेट को गिरते हुए देखा है। तो मिडिल ईस्ट की तो बात ही खत्म हो जाती है। तो इनसिक्योरिटी हमेशा बनी रहेगी। इस वजह से क्या होगा, स्टॉक मार्केट पर इफेक्ट रहेगा।
स्टॉक मार्केट पर इफेक्ट है तो डेवलपिंग वर्ल्ड पर इफेक्ट रहने वाला है। मेरी कंडीशन तीनों समझ में आई। अब बात करते हैं थोड़ी सी पेपर पर्सपेक्टिव से। ये एक क्वेश्चन था जिसका मैंने आंसर आपको देने की कोशिश करी है। पेपर पर्सपेक्टिव से हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहली चीज हमें समझनी चाहिए कि भारत में जितना भी टैक्स अप्लाई होता है, वो जो भी टैक्स है, आप देखें सबसे ज्यादा फ्यूल पर टैक्स देने वाला देश भारत है। 69.3% हम लोग पे करते हैं। सेकंड है इटली 64%। आप ये चार्ट देख सकते हैं। ठीक, इस चार्ट के अकॉर्डिंग हमें एक लैडर मिल गया। 19% यूएस से लेता है। तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि जितना भी हम टैक्स फ्यूल पर देते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे देश के डेवलपमेंट में यूज होता है। जितनी भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है या फिर जिनके अंदर हमारा जिन स्टेट्स में जो पहाड़ी क्षेत्र है या फिर पिछड़ा क्षेत्र है उसमें डायरेक्टली सेंटर इन्वेस्ट करता है या फिर डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करता है। ठीक, दूसरी कंडीशन हम ये देखेंगे कि ये जो टैक्स का ब्रैकेट है ये है कैसे, जहां टैक्स डिवाइड होता है कैसे। रिटेल प्राइस है, कोई एक नंबर मान लीजिए 91 यहाँ पे लिखा हुआ है, वो जस्ट एन एग्जांपल है, मिंट की एक आर्टिकल है ये। हम ये देखेंगे कि सबसे बड़ा पार्ट 32.90 क्या है, एक्साइज ड्यूटी है, जो डायरेक्टली इन स्कीम्स के लिए सेंटर पार्टिसिपेट करता है और सेंटर इसका कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में यूज करता है। इसी में से सेंटर ने कटौती की है। दूसरी चीज पार्ट है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। ये स्पेसिफिक स्टेट का पार्टिसिपेट है। कोई भी स्टेट होगा उसको भी अपने डेवलपमेंट के लिए एक अमाउंट चाहिए। तो वैट स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। किसी स्टेट में 36% है, किसी में 32 है, किसी में 29 है, बट हमने एवरेज यहाँ पे 30 दे दिया। दो सबसे बड़े मेजर पार्ट है सेंटर और स्टेट। थर्ड चीज जो बेसिक प्राइस है, जितने का जो वो पेट्रोल है रिफाइन होके एक डिपो तक पहुंचा, मींस पंप तक पहुंचा, उसकी बेसिक कॉस्ट कितनी है। ये क्या है, डीजल कमीशन। जो भी हमें फ्यूल वाला तेल दे रहा है वो भी ऑब्वियसली बात है एक स्पेसिफिक अमाउंट कमाएगा, तो ये कमीशन। सम अप करते हैं तो कितने प्रकार के टैक्स हैं, दो प्रकार के, एक तो एक्साइज ड्यूटी और एक वैट। ये मेजर है, हमें याद रखना पड़ेगा। थर्ड चीज है डीलर्स का कमीशन और चौथा है पेट्रोल की बेसिक प्राइसेस। इसके बाद हमें एक बात समझनी है, वो है स्टैग्फ्लेशन, जिसकी मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी कि स्टैग्फ्लेशन की कंडीशंस क्या होती हैं कि एक तो ग्रोथ स्लो हो जाए, इकोनॉमी स्लो हो जाए, दूसरी चीज वहां पर इन्फ्लेशन का लेवल हाई हो। ये स्टैग्फ्लेशन की बेसिक डेफिनेशन का पार्ट है, ये आपको याद रखना है। ठीक, कोई भी कंट्री होगी, अभी तो फिलहाल ये ऑल ओवर वर्ल्ड हमें देखने को मिलेगा। ठीक, सारी इकोनॉमी स्लो होने वाली है। ओवरऑल वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूं, चाहे वो यूएसए ही क्यों ना हो, क्योंकि हमने देखा कि उन्होंने अच्छा खासा अमाउंट लूज किया है, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इजराइल हो, कोई भी कंट्री हो। ठीक, स्टैग्फ्लेशन उसकी इफेक्ट्स, सबसे पहला और सबसे मेजर इफेक्ट होता है स्टैग्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। कंज्यूमर के पास पैसे नहीं होंगे तो वो जॉब्स नहीं दे पाएंगे। ठीक है, कोई भी बिजनेसमैन है, ऑब्वियसली बात है उसको कॉस्ट एक्स्ट्रा पड़ेगी तो अपने वर्कर्स पर ही वो प्रेशर बनाएगा ना। वो क्या करेगा, जॉब्स निकालनी शुरू कर देगा, लोगों को निकालना शुरू कर देगा उस जॉब से। तो स्टैग्फ्लेशन क्या करता है, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है और ये लॉन्ग टर्म मेजर को दिखाता है। शॉर्ट टर्म नहीं होता है स्टैग्फ्लेशन, हमेशा लॉन्ग टर्म होता है, 10 साल 5 साल के टाइम पीरियड को शो करता है। और इकोनॉमीज बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती है इस पर्टिकुलर फेज में। भारत अभी तक सेफ जोन में चल रहा है। ठीक, हो ये सिचुएशन जल्दी खत्म हो जाए, नहीं तो भारत में भी हमें फ्यूल के पैसे या प्राइसेस बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक, दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। थैंक यू।